हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो आज की क्लास में आपको पढ़ाएंगे चैप्टर 14 का दूसरा लेक्चर है ये। और पहले लेक्चर में हमने चैप्टर 14 का जो जय बड़ू का टॉपिक आपका रखा गया है, तो इसका इंट्रोडक्शन पहले वीडियो में बता दिया कि जय बड़ू क्या होते हैं। जो जीवित कोशिकाओं जैसे जंतुओं की कोशिकाओं और पादप कोशिकाओं से उत्पन्न होते हैं या उनके कोशिकाओं में पाए जाते हैं छोटे छोटे से अणु, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में भी पाए जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं जय बड़ू, जिनके द्वारा जीवों और पादपों की क्रियाएं संचालित होती हैं। जैसे उपापचयन क्रियाएं हैं, भोजन की क्रियाएं हैं, ऊर्जा के लिए जो क्रियाएं होती हैं वो संचालित होती है। यहाँ तक कि पादप का जो 70% भाग होता है वो जय बड़ू कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। जय बड़ू कार्बोहाइड्रेट का बना होता है। तो चलिए, जय बड़ू में कार्बोहाइड्रेट की बात आ गई। अब कार्बोहाइड्रेट में जितनी भी शर्कराएं, चाहे वो पॉलीसेकेराइड हो, चाहे वो मोनोसेकेराइड हो, चाहे डाइसेकेराइड हो, तो शर्कराओं में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है ग्लूकोज शर्करा। ग्लूकोज शर्करा, तो ग्लूकोज का एक ही फार्मूला होता है जैसा फ्रक्टोज का लिखा होता है, बिल्कुल सेम। तो ग्लूकोज शर्करा सबसे पहले इसका आणविक सूत्र होता है C6H12O6। तो ये ग्लूकोज का होता है। तो ग्लूकोज को पूर्ण रूप से जानने के लिए क्या करेंगे, हम पहले इसकी संरचना के बारे में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना है कि पहले वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें अपने सभी फ्रेंडों में। तो यहाँ पर अब स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है? तो ग्लूकोज को हम एक कह सकते हैं फ्रूट शुगर, क्योंकि सभी मीठे फलों में ग्लूकोज पाया जाता है। और इसको एक और नाम से जानते हैं जिसका मीन्स होता है द्राक्ष, द्राक्ष शर्करा। द्राक्ष शर्करा मतलब होता है अंगूर की शर्करा। ये अंगूर का मुख्य अवयव है। अंगूर का जो तरल रसीला पदार्थ होता है उसे द्राक्ष शर्करा कहते हैं और उसमें ग्लूकोज ही पाया जाता है। तो ग्लूकोज को आंतरिक रूप से यानी कि पूर्ण रूप से समझने के लिए, इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने के लिए हम ग्लूकोज को उसकी संरचना के आधार पर जान सकते हैं। ग्लूकोज एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि घड़ी की दिशा में पाया जाना वाला विन्यास है और इसकी संरचना में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप और एक एल्डिहाइड, एक कार्बोनिल ग्रुप उपस्थित होता है। चलिए अब बनाते हैं ग्लूकोज की D+ संरचना। और जो फिशर ने बताई है इसकी संरचना के बारे में कि इसका एनोमर कार्बन कौन सा होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लूकोज की पहले खुली संरचना बनाते हैं। तो बता देते हैं ग्लूकोज का जो विन्यास होता है, प्रकृति में जो भी ग्लूकोज जिस भी पदार्थ से प्राप्त हो, चाहे वो गन्ने से प्राप्त हो, गन्ने के जल अपघटन से द्वारा, या फिर सेब, संतरा या अंगूर के रस के जल अपघटन द्वारा प्राप्त हो, ग्लूकोज प्राप्त होता है। उसकी प्राकृतिक संरचना होती है डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी कि उसे डेक्स्ट्रोज शर्करा भी कहते हैं। तो चलिए पहले हम ग्लूकोज की संरचना बनाते हैं, ओपन संरचना। तो सबसे पहला कार्बन, टोटल कार्बन होते हैं ग्लूकोज में 6। तो 6 कार्बन को हम लिख लेते हैं इस प्रकार से। और कार्बन पहले पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है और दूसरे कार्बन पर राइट हैंड पर OH होता है। और ज्यादातर जो OH की संख्या होती है वो सीधे हाथ पर यानी कि राइट तरफ, राइट हैंड पर उपस्थित होती है। लेफ्ट हैंड पर बस तीसरे कार्बन पर एक OH विपरीत दिशा में होता है। बाकी सभी OH सीधे तरफ होते हैं, दाईं तरफ होते हैं। ये ग्लूकोज की ओपन संरचना है जिसमें टोटल कार्बन पाए जाते हैं 6। नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यह संरचना कहलाती है D+ ग्लूकोज। D+ ग्लूकोज संरचना कहलाती है। इसके पहले कार्बन पर एल्डिहाइड समूह पाया जाता है और एक एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड समूह में आप देखिए कितने टोटल कार्बोनिल समूह हैं, एक OH,
इसको हम ऐसे कर लेते हैं। तो इसमें इतना सा जो फंक्शनल ग्रुप लगा होता है ये होता है आपका OH और ये हाइड्रोजन परमाणु लगा हुआ है, ठीक है। अगर पूरे को ऐड कर लेते हैं तो आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप बन जाता है। 5 हाइड्रोक्साइड उपस्थित होते हैं। देखिए हाइड्रोक्सी समूह नंबर 1 तीसरे कार्बन पर उल्टी तरफ होता है, यानी कि बाईं तरफ, और लेफ्ट साइड में होता है। और ये एक देखिए, एक तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, तो 5 OH समूह उपस्थित होते हैं। लेकिन जब ग्लूकोज की डेक्सट्रोज संरचना में 5वें कार्बन से एक हाइड्रोजन OH का बॉन्ड क्रैश करके कहां पहुंच जाता है, एक हाइड्रोजन परमाणु OH से मिल जाता है, तो एक हेमीएसिटल की संरचना बन जाती है। वो भी किसके आधार पर, जैसे हम बताते हैं आपको L और D ग्लिसरॉल्डिहाइड का, जैसे यहां पर हम बताते हैं आपको ग्लिसरॉल्डिहाइड लिखकर। ग्लिसरॉल्डिहाइड ये हाइड्रोक्सी समूह लगा हुआ है आपका, उपस्थित किस साइड में है, ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है। इसकी संरचना कहलाती है D+ ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड हो जाता है, ठीक है, ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी संरचना है। जब इसका ये हाइड्रोक्सी समूह विपरीत दिशा में, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा में घूमकर इस साइड में आ जाता है, यानी कि लेफ्ट साइड में पहुंच जाता है, तो जब ये संरचना एक चक्रीय बनाता है तो ये कहलाती है OH लिबियो रोटेटरी, यानी कि वाम घूर्णक। वाम घूर्णक यानी कि एंटी क्लॉकवाइज संरचना लिबियो रोटेटरी कहलाती है। तो इसको हम बोलते हैं L- ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, ठीक है। तो इस संरचना के आधार पर, इस घूर्णन के आधार पर फिशर ने जो ग्लूकोज के हाइड्रोजन कार्बन 5 से कार्बन 1 पर जब हाइड्रोजन का ट्रांसफर होता है और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप में बदल जाता है, तो इस ऑक्सीजन परमाणु से ये कार्बन एक हेमीएसिटल संरचना बना लेता है। देखिए किस प्रकार से, तो ग्लूकोज के 2 समावयवी पाए जाते हैं। देखिए कैसे, ये कौन सा कार्बन है, कार्बन नंबर 5, और हाइड्रोजन परमाणु जो कहां पर होगा ट्रांसफर, ऊपर की ओर, यानी कि कीटोनिक ग्रुप के ऊपर। अब ये OH में बदल जाएगा, कब, इसको हम इस प्रकार से हाइड्रोजन यहां ले लेते हैं और ये डबल बॉन्ड थोड़ा सा साफ करते हैं ताकि इस संरचना को आप ठीक तरीके से समझ जाएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आना तो 100% है। ये बॉन्ड क्रैश हो गया, तो ये जो इसके बीच में थोड़ा हाइड्रोजन को भी यहां से दूर कर लेते हैं, ये हाइड्रोजन परमाणु ट्रांसफर होगा। तो ये जो बॉन्ड है और ये आधा बॉन्ड एक चक्रीय संरचना ऐसी बनाते हैं। देखिए ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, 4 हो गए, 5 और छठवां कार्बन है OH। अब देखते हैं ये O बचा हुआ है, कैसे, कार्बन के इस बॉन्ड से O बचा हुआ। यहां पर भी ये जब डबल बॉन्ड क्रैश हुआ और इसने ऋण आयन बनाया और ये उदासीन करने से OH जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, ये माइनस का है। हाइड्रोजन आयन ये 5वें कार्बन का प्लस का जाएगा, तो ये प्लस का इसको उदासीन बना देगा। और ये जो आधा बॉन्ड है इस संरचना के O, ये वाला O यहां बीच में जब प्रदर्शित होता है तो हेमीएसिटल संरचना बन जाती है और इसका ये क्या कहलाता है, H। अब इसको हम सही से लिखते हैं तो OH H। अब ये तीसरा कार्बन है, OH इस तरफ होगा और ये OH H। अब यहां पर ये चौथा कार्बन है, ये OH हो जाएगा और एक H, और यहां पर आपका एक H ऑलरेडी उपस्थित हो। तो ये कहलाती है, अभी तक ये क्या थी, D+ ग्लूकोज संरचना, यानी डेक्स्ट्रोरोटेटरी संरचना ग्लूकोज प्रकृति में प्रदर्शित करता है। लेकिन जब एक हाइड्रोजन को अपने ट्रांसफर कर देता है कार्बन, पहला 1 2 3 4 5 और छठवां कार्बन, तो ये कार्बन ही कहलाता एनोमर कार्बन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट संरचना में
जब एक कार्बन दूसरे से अपने प्रोटॉन का साझा करता है तो वो एनोमर कार्बन कहलाता है, जिससे हेमी एसिटल संरचना का निर्माण होता है, एनोमर। अब इसी को हम कहते हैं अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। तो इस संरचना को हम बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ग्लूकोज। ये अल्फा डी प्लस हेमी एसिटल की संरचना बन जाती है। बस इसका ठीक रूप एक बीटा भी बनता है, दो समावयवी, तो बीटा डी प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज की संरचना में क्या होगा, केवल एक हाइड्रोक्सी समूह अपना विपरीत दिशा में घूम जाएगा, केवल एक हाइड्रोक्सी समूह। ये हाइड्रोक्सी समूह इस तरफ हो जाएगा, हाइड्रोजन इस तरफ, और जो संरचना हेमी एसिटल की प्रदर्शित होगी उस समय ये कार्बन एनोमर कार्बन कहलाएगा और बीटा एनोमर कार्बन कहलाएगा। याद रखिए, अगर संरचना समझ में नहीं आ रही है तो बात को मेरी ध्यान से समझिए। यह कार्बन ही अल्फा कार्बन कहलाता है, इसीलिए इसको अल्फा डी यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, घड़ी की दिशा में घूर्णन, घड़ी की दिशा में घूर्णन। बीटा ये भी घड़ी की दिशा में घूर्णन है, लेकिन हाइड्रोक्सी समूह दूसरी तरफ चला जाता है। और ये जो चक्रीय संरचना है ये दी किसने थी, फिशर ने। ये फिशर ने हेमी एसिटल की संरचना को प्रदर्शित किया था और बताया था। इसी आधार पर फिर पायरेनोस की संरचना बनाई गई जो एक बेंजीन रिंग के समान होती है। तो चलिए आगे बनाते हैं। ये OH कार्बन लिखते हैं, 1 2 3 4 5 और छठवां कार्बन CH2OH बनाते हैं। यह बना दिया छठवां कार्बन CH2OH। वही एक ऑक्सीजन परमाणु पहले कार्बन से दूसरे कार्बन पर एसिटल हेमी एसिटल संरचना बनाता है और यह हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाता है, OH इस तरफ आ जाता है, इस तरफ आ जाता है। यह किस दिशा में घूम गया, इसी ग्रुप की बात कर रहा है भाई, इसी ग्रुप की। OH ट्रांसफर हो गया। अब बाकी जैसा होगा वैसा सेम का सेम लिख देते हैं, बाकी सब संरचना एक जैसी होती है। अगला OH इस तरफ आएगा, अब उसके बाद में एक हाइड्रोजन, फिर OH, तीसरा कार्बन है, फिर OH और इस तरफ हाइड्रोजन। तो ये देखिए केवल एक OH का ट्रांसफर किस तरफ से, इस तरफ से इस तरफ हो गया, यानी कि सीधे राइट हैंड के साइड से मुड़कर किस कार्बन की तरफ चला गया, लेफ्ट हैंड की तरफ। तो ये पहला कार्बन इस कंडीशन में कहलाता है बीटा कार्बन, बीटा कार्बन कहलाता है। और यही एनोमर कार्बन है। जब हाइड्रोजन आयन का ट्रांसफर होता है पांचवें कार्बन से दूसरे पहले कार्बन पर, तो ये एनोमर कार्बन कहलाता है। 2 3 4 और 5 और छठवां कार्बन। ये संरचनाएं फिशर ने अल्फा और बीटा ग्लूकोज की बनाई थी। फिर इसके बाद में आ गए हावर्थ। हावर्थ ने इसको चक्रीय रूप में प्रदर्शित किया, अल्फा और बीटा प्लस ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज की संरचना को रब कर देते हैं, अल्फा और बीटा की ही संरचना बनानी है हावर्थ के अनुसार, तो इसको रब करते हैं। तो पहली संरचना में क्या होता है, कार्बन कितने टोटल, 1 2 3 4 5, यानी कि चक्र बना हुआ है केवल 5 कार्बन के बीच में। कितने के बीच में, ये चक्रीय हेमी एसिटल बना हुआ है 5 कार्बन। छठवां कार्बन बिल्कुल फ्री है। तो हम 5 कार्बन का एक रिंग बनाते हैं जिसमें एक साइड क्या उपस्थित होता है, O। इसका हर एक, इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं क्योंकि ये डार्क दिखती है, ठीक है। और ये हर एक पॉइंट आपका कार्बन होता है, हर एक कॉर्नर आपका क्या है, कार्बन। अब यहां पर संरचना बनाने का सबसे बेहतर तरीका आपको बताते हैं कि ये कैसे बनती है। दूसरी संरचना ये अल्फा के लिए है, अब ये बीटा के लिए नीचे बनाते हैं। ये लीजिए O लग गया और ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। इसको थोड़ा डार्क कर लो इस लाइन को, क्योंकि थोड़ा सा डार्क ही दिखता है, आपको देखेंगे तो डार्क दिखाया जाता है क्योंकि ये फ्रंट पर होता है। ये कार्बन पहला, दूसरा, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा। तो ये एक ऐसे करके लगाते हैं।
अब इस संरचना को बनाने का सबसे बड़ा रूल है, जो नीचे की तरफ यानी राइट हैंड पर उपस्थित होते हैं उनको हम नीचे की ओर जोड़ देते हैं, और जो लेफ्ट हैंड पर जितने भी उपस्थित है उनको हम ऊपर की ओर जोड़ते हैं। तो राइट हैंड पर क्या है, पहले लेफ्ट हैंड पर हाइड्रोजन तो ऊपर रखिए, राइट हैंड पर OH नीचे रखिए। फिर देखते हैं लेफ्ट हैंड पर क्या है, हाइड्रोजन तो अंदर ऊपर रहेगा, लेफ्ट हैंड पर क्या है, OH नीचे रहेगा। फिर आ जाते हैं राइट हैंड पर, हमें लेफ्ट हैंड पर क्या मिला, OH, तो ये ऊपर की ओर रहेगा, और राइट हैंड पर हाइड्रोजन नीचे। सीधे हाथ के जितने भी ग्रुप हैं वो नीचे रहेंगे, उल्टे हाथ के ऊपर रहेंगे। हो गया ना आसान। अब उसके बाद में आ जाता है चौथा कार्बन, OH है नीचे की ओर तो नीचे लिखिए, और ये H। अब देखिए ये हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन बन गया है। अब ये कार्बन यहां पर इससे क्या उपस्थित है, H। ये कहां की ओर है, ये कहां है, राइट हैंड पर, तो ये नीचे आ जाएगा, और ये ऊपर की ओर, तो यहां पर लिख देंगे CH2OH। ये बन गई है किसकी संरचना, अल्फा D प्लस ग्लूकोज। और इसका अभी एक और नाम बताएंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अब इसी प्रकार से इसका बनाएंगे। तो लेफ्ट हैंड पर क्या है आपका, OH, OH कहां रहेगा, ऊपर, राइट हैंड पर क्या है, H नीचे। देखिए बदल गई, यहां पर संरचना की आकृति बदल गई, OH कहां था, नीचे, अब कहां पहुंच गया, ऊपर पहुंच गया। अब आगे चलते हैं, आगे सेम का सेम OH, यहां OH और यहां पर H, नीचे क्या होगा, OH यहां पर H, इसको हम लिख देंगे CH2OH और यहां पर लिख देंगे H। ये आपकी संरचना बन जाती है किसकी, बीटा D प्लस ग्लूकोज की, किसकी, बीटा D प्लस ग्लूकोज। इसको हम कहते हैं, इसको अब क्या कहते हैं, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर हमें क्या बनाना है। तो यहां पर हमें बनाना है एक नई चीज, और जिसका नाम होता है पायरेन। पायरेन की संरचना आपको देखनी होगी, आपने देखा होगा जब IUPAC सीखी होगी, तो पायरेन एक इस प्रकार की संरचना का स्ट्रक्चर होता है, ये पायरेन है। तो देखिए ये पायरेन के बिल्कुल समान संरचना बनी हुई है, और इसमें भी 6 कॉर्नर हैं, जिसमें 5 कार्बन वाला कॉर्नर है और एक पर ऑक्सीजन उपस्थित है। तो इसकी भी देखिए 5 कार्बन की श्रृंखला है, और एक कार्बन का स्थान ऑक्सीजन ने घेर लिया है, और ये शर्करा के लिए है, तो इसमें ओस लगा देते हैं, तो इसका नाम लिखते हैं पायरेन, और ओस लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, पायरेनोस। ये क्या होती है, पायरेनोस संरचना, और ये दी थी हावर्थ ने, ये हावर्थ की पायरेनोस संरचना है। ये अल्फा D ग्लूकोज है, और ये बीटा D ग्लूकोज की संरचना पायरेनोस है। ये हेमी एसिटल संरचनाएं हैं, अल्फा और बीटा की हेमी एसिटल संरचनाएं हैं। अब ग्लूकोज में ये आ जाता है कि ग्लूकोज में हाइड्रोक्सी 5 उपस्थित होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन पिछले साल यूपी बोर्ड और MP बोर्ड और बिहार बोर्ड में यही क्वेश्चन सेम टू सेम अलग अलग प्रैक्टिस सेट में था। यूपी बोर्ड वाले यूपी बोर्ड के प्रैक्टिस सेट साथ है, उसमें देखेंगे, जाकर देखेंगे और कमेंट में कमेंट करके बताएंगे कि हमने ये पेपर देखा और ये क्वेश्चन देखा। 5 नंबर का क्वेश्चन यूपी बोर्ड में और 5 नंबर का ही बिहार बोर्ड MP बोर्ड में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए, यानी कि उसको तुम्हें सिद्ध करना था कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी, एक कीटोन यानी कि कार्बोनिल ग्रुप और एक एल्डिहाइड ग्रुप उपस्थित होता है। यानी कि आपको 3 रिएक्शनें बतानी थी, ग्लूकोज की संरचना बनानी थी और संरचना अल्फा D प्लस और बीटा D प्लस ग्लूकोज की बनानी थी। संरचना बनाने के बाद उसकी 3 रिएक्शन देनी थी कि उसमें OH समूह उपस्थित होता है, तो उसकी अभिक्रिया क्या हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संरचनाओं के बाद में ग्लूकोज की अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रियाएं ग्लूकोज क्या क्या देते हैं, तो रब करते हैं इसको और बताते हैं नेक्स्ट पॉइंट। फ्रक्टोज पूरा कराकर ही छोड़ेंगे, जैसे फ्रक्टोज होता है उसको भी सेम होता है, तो यहीं पर हम करा देते हैं। पहले ग्लूकोज बना लेते हैं।
तो लिखेंगे ग्लूकोज, ग्लूकोज की अभिक्रियाएं, अभिक्रियाएं। तो ग्लूकोज की अभिक्रियाओं में सबसे पहला पॉइंट लिखो नंबर OH, नंबर 1 OH समूह से अभिक्रिया, यानी कि 5 हाइड्रोक्सी समूह अगर उपस्थित है तो पांचों से अभिक्रिया होनी है। तो अभिक्रिया, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ग्लूकोज की ओपन संरचना बनाते हैं तो लिखते हैं CHOH, CHOH। इस प्रकार से लिखेंगे आप। वो तो हेमी एसिटल संरचना थी, उसका अलग स्ट्रक्चर, और यहाँ रिएक्शन कराने के लिए इस प्रकार से आपको लिखना होगा OH। और अंतिम कार्बन को लिखते हैं हम CH2OH। कितने OH समूह है? 1 2 3 4 5। और इसकी अपक्रिया आप करा दीजिए। OH समूह से पहली अपक्रिया आप कराएंगे तो वो होगी आपकी एसिटिल क्लोराइड, CH3COCl से अपक्रिया। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और 5वां हाइड्रोजन, इस Cl को तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे, और 5 का मल्टीप्लाई, और ये प्रीडीन C6C5H5N की उपस्थिति में होगी। अब ये 5 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 हाइड्रोक्लोरीन से क्रिया कर जाएंगे तो 5HCl निकल जाएगा माइनस का। अब बचा क्या? COCH3। कितनी बार? 5 बार। ये हाइड्रोजन हटने के बाद। तो संरचना हमारी इस प्रकार से बची CH3 CHO 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 और CH3 CH2O। ये इतना बचा क्योंकि हाइड्रोजन चले गए, HCl बनाकर चले गए। अब बचा क्या? 5 बार एसीटो बचा है, CH3CO बचा है। तो बॉन्ड टूटा है, कहां पर क्रैश हुआ है? CO से। यहीं से जोड़ना स्टार्ट करो, O COCH3, यानी कि ये इतना है OCOCH3 OCOCH3 O, ये डॉट लगा रहे हैं कि जहां से अंतर है CH3 OCCH3। इतना आप देखेंगे क्या है? देखेंगे CH3। अब इसके बाद में COO यानी कि एसीटेट आयन। तो ये क्या है? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ये बन गया आपका ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। ग्लूकोज पेंटा एसीटेट बन गया है। अभी अनसॉल्व कराएंगे, उसमें ये अपक्रिया करानी पड़ेगी क्योंकि वो अनसॉल्व में एक क्वेश्चन दिया गया है और हर साल पूछा जाता है एक सेमेस्टर में, एक ना एक में ये रखा होता है कि ग्लूकोज की अपक्रियाएं बनाइए या इसकी हेमी एसिटल संरचना का DL रूप दीजिए। तो चलिए, ये पहली हो गई हाइड्रोक्सी समूह से। अब इसको इसी में एक और बदल देते हैं, नया कराते हैं। अगर हमें इसकी पुष्टि करनी है कि इसमें 5 हैं, यहां देखिए पुष्टि हो गई, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। जब एसिटिक अम्ल से हुआ तभी तो पेंटा एसीटेट बना। अब आ जाते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं। ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला। एसिटिक एनहाइड्राइड, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला लिख दिया। यहां पर ये बॉन्ड क्रैश होगा तो ये पॉजिटिव का, ये निगेटिव का, और ये हाइड्रोजन आयन सभी बिखरने के बाद क्या बनेंगे? पॉजिटिव पे। तो हम 5 का मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये पूरे फंक्शन को 5 कर लेंगे। तो यहां पर ये हाइड्रोजन किसकी ओर भागेंगे? 1 2 3 4 और 5, यानी कि CH3COOH 5 बार बन जाएगा आपका CH3COOH, यानी कि 5 एसिटिक एसिड बन गए। उसके बाद में क्या है कि ये जो बचा है सेम, क्या बचा? देखो OCH3, यही बनेगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट जो लिखा हुआ है। एक इस पर आकर जुड़ जाएगा, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां और 5वां यहां। ये रिएक्शन, ये अपक्रियाएं सिद्ध करती हैं कि ग्लूकोज के
आणविक संरचना में 5 हाइड्रोक्सी समूह पाए जाते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट अपक्रिया पर। नेक्स्ट अपक्रिया में बहुत सी पुष्टि होंगी जिसे हम कहते हैं एल्डिहाइड समूह से अपक्रिया, एल्डिहाइड समूह या कार्बोनिल समूह से अपक्रिया। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर बी आ जाएगा। अगली अपक्रिया ग्लूकोज की अपक्रियाएं करा रहे हैं। ये अपक्रियाएं आपसे पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए तभी तो लिखेंगे अगली कार्बोनिल समूह से अपक्रिया, समूह से अभिक्रिया, अभिक्रियाएं कर दीजिए, ठीक है। तो कार्बोनिल समूह से पहले अपक्रिया कराएंगे नंबर 1 हाइड्रोजन साइनाइड से अपक्रिया, अभिक्रिया, ठीक है। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या लिखते हैं? CHO, CHOH, 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 CHOH और CH2OH। यहां OH के नंबर देखिए सेम कितने हैं? 1 2 3 4। यहां पर इतना फंक्शन CHOH 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 कितनी बार है? 4 बार। तो हम इतना ना लिखकर इतना रफ कर देते हैं। इसको इतना रफ करने के बाद हम क्या लिख दें? CHOH का होल ट्वाइस, होल 4, ट्वाइस नहीं होल 4, और यहां पर लिख दें 2। तो ये बन जाता है आपका, फिर भी ग्लूकोज ही लिखा है, ये क्या है? ग्लूकोज। अब इसका कार्बोनिल समूह निकाल लेते हैं हम। किस प्रकार से? C डबल बॉन्ड हो और इधर हाइड्रोजन ले लेते हैं। अब क्रिया किससे कराते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड से। तो ये योगात्मक बनाता है। क्या करेगा? ये बॉन्ड तोड़ेगा, ये प्लस का और ये माइनस का। यहां पर बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस का ये प्लस का। ये हाइड्रोजन इसके OH बना देगा और साइनाइड इसके साथ जुड़ जाएगा। तो फंक्शन बन जाएगा CnOH और यहां पर H लगा, और ये CHOH का होल 4 है। इसको हमने इकट्ठा कर दिया और यहां पर लिख दिया CH2OH। ये बन गया ग्लूकोज, ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन, हाइड्रिन। ये बन गया ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। अब नेक्स्ट अपक्रिया हम बताते हैं। आप कराएंगे अपचयन अपक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। तो इसको यहां पर रब कर देते हैं। इसकी हाइड्रोक्सी समूह से ही अपक्रिया चल रही है। इसके आगे लिख देते हैं अभी कार्बोनिल समूह से अपक्रिया हो रही है। कार्बोनिल समूह में ही अपचयन कराना है। तो चलिए पहला किसके का साथ कराते हैं? नंबर इसी की लिखते हैं, नंबर बी, सेकेंड अपक्रिया या बी, अपचयन, अपचयन अभिक्रिया। तो अपचयन पहला लिख दें C2H5OH और ऑब्लिक सोडियम धातु, C2H5OH ऑब्लिक सोडियम धातु। और नेक्स्ट अपक्रिया में लिखेंगे, और इसी के साथ में हम जिंक अमलगम ले सकते हैं। ये दो से हमने अपचयन कराना है। तो लीजिए ZnHH। अपचयन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन, हाइड्रोजन का एडिशन करना है। तो यहां पर क्या करेंगे? ये डबल बॉन्ड O है और ये H लिख देंगे, हो गया। और यहां पर CHOH का होल 4, और यहां पर क्या लिखेंगे? CH2OH। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को आप जोड़ेंगे, देख लीजिए। तो ये यहां पर एक हाइड्रोजन इसके पास इसको OH बना देगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो आपका बन जाएगा ऊपर वाला फंक्शन। ये हाइड्रोजन इसके साथ जब जुड़ेगा ये इसे बना देगा CH2 और ऊपर क्या हो जाएगा? OH। ये बन गया OH और बीच में क्या है? CHOH का होल 4 और CH2OH। ये बन गया आपका सर्बिटॉल, सॉर्बिटॉल बन गया। ये बन गया है सॉर्बिटॉल। ये कहलाता है सॉर्बिटॉल। ग्लूकोज के जब एल्डिहाइड को अल्कोहलिक ग्रुप में बदल दिया जाता है तो ये कहलाता है सॉर्बिटॉल। अब आ जाता है, ये कैसा होता है? ये होता है बाइडली। कैसा होता है? बाइडली होता है। थोड़ा सा बीक भी कह सकते हैं कि बीक अपचायक है ये
अल्कोहल के सोडियम मिश्रण और जिंक का मिश्रण। लेकिन अगर हम स्ट्रॉन्ग अपचायक डाल दें, क्या चीज, मजबूत अपचायक, तो ये एक्सेन में बदल देता है। देखिए कैसे। नंबर 1, नंबर अगला हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा, हाइड्रोजन आयोडाइड द्वारा अपचयन, अपचयन। तो ग्लूकोज की अब ओपन पूरी संरचना ओपन करके लिखनी पड़ेगी। क्या लिखेंगे, CH डबल बॉन्ड O, CHOH, 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 CHOH और CH2OH हो गया। किससे अब क्रिया करानी है, हाइड्रोजन आयोडाइड से। किसकी उपस्थिति में होनी है, पी लाल, लाल फास्फोरस की प्रेजेंस में होनी है। ठीक है, तो हमें इसके ऑक्सीजन छीनने हैं पूरी तरीके से, क्योंकि अपचयन अपक्रियाएं वो भी कहलाती हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी भी हो रही हो। किसी रासायनिक अपक्रिया में ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन अपक्रिया कहलाती है। तो हमें ऑक्सीजन कितने तोड़ने होंगे, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन। 6 ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए हमें हाइड्रोजन चाहिए है 12, लेकिन 12 हाइड्रोजन से काम नहीं चलेगा। ये बॉन्ड टूटने पर 2 हाइड्रोजन जब जुड़ेंगे तभी ये फंक्शन पूरा होगा। तो हम मल्टीपल करेंगे यहां पर 14 ऑक्सीजन का, 14 हाइड्रोजन का। तो 14 हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन को तोड़ लगे, जिनमें 6CH2O बना दिया। 6 दूनी 12, टोटल कितने हैं, 14 हाइड्रोजन बनाए, कितने, 12। अब ये बॉन्ड टूटने पर इसको CH3 करने के लिए 2 हाइड्रोजन जाएंगे, अपचयित कर देंगे, तो ये बना देगा CH3, बन गया। नीचे ये ऑक्सीजन इससे छीना गया, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, इसका अपचयन हुआ। तो ये हाइड्रोजन इसी के साथ जुड़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, तो बना देंगे CH2, 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 CH2 और CH3। इसका नाम है एन हेक्सेन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एन हेक्सेन। ये बन गई एन हेक्सेन, और बन गया बचा क्या, आयोडीन। 14 आयोडीन है, इसको हम लिख सकते हैं 7I2। जब हम ग्लूकोज का अपचयन हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तो एन हेक्सेन प्राप्त होती है। तो कैसा लग रहा है हमारा वीडियो? अगर वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए और 5 अंक का क्वेश्चन मिलेगा, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो और शेयर करते रहो। तो चलिए आगे बताते हैं, आगे नेक्स्ट अपक्रिया को हम बताएंगे। अब हम कराएंगे ऑक्सीकरण। नेक्स्ट अपक्रिया होगी आपकी सी, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण कराना है तो ग्लूकोज को लिखते हैं CHO, CHOH का होल 4 और CH2OH। इसमें ऑक्सीकरण नवजात ऑक्सीजन से कराना होगा। तो नवजात ऑक्सीजन के लिए आपके पास 2 रिएजेंट हैं, 2 अभिकर्मक है। सबसे पहला HNO3, नाइट्रिक अम्ल नवजात ऑक्सीजन का अभिकर्मक होता है। नंबर 2 K2Cr2O7/H2SO4। जैसे ही ये ऑक्सीजन इसको अपचयित हो जाएगी, यानी कि इसका ऑक्सीकरण कर देगी, तो एल्डिहाइड ओइक अम्ल में बदल जाएगा। तो ये COOH बन जाएगा और ये CH2OH। अब ये बन गया CH2OH, ये बन गया आपका ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक अम्ल बन जाता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जब हम किसके साथ कराते हैं, नाइट्रिक एसिड और K2Cr2O7 और H2SO4 की प्रेजेंस में, तो हमारा बनता है ग्लूकोनिक एसिड। अब नेक्स्ट ऑक्सीकरण आ जाता है, इसको रब करते हैं। अब हमें कराना है इसका ऑक्सीकरण परीक्षण भी, ऑक्सीकरण, और लिख देते हैं आगे परीक्षण भी है, ये परीक्षण। ठीक है, तो सबसे पहला हम कराते हैं नंबर 1 टोलेन रीजेंट। इसके अंदर फर्स्ट रोमन भाषा में डालते हैं टोलेन रीजेंट, यानी कि अभिकर्मक, अभिकर्मक।
तो टॉलेन अभिकर्मक को बस इतना ही जानिए, Ag2O होता है, जो ऐसे लिख देते हैं Ag2O NH3 का होल ट्वाइज प्लस। इसमें ऑक्सीजन आपको दिखती ही नहीं है। सत्य ये है, यही बात सत्य है, क्योंकि इसका प्रेसिपिटेट यानी कि टूटने के बाद, बिखरने के बाद जो अणु प्राप्त होगा, यौगिक प्राप्त होगा, वो Ag2O होता है, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड ही होता है। तो इसको ना लिखकर टॉलेन रीजेंट में किसको लिखो? Ag2O को। तो हम ग्लूकोज लिखते हैं। अब हम इसको छोटा लिखेंगे क्योंकि बहुत आसान है, होल 4 लगा दीजिए, 4 बार लिखना ही नहीं पड़ेगा। यह ग्लूकोज है, किसके साथ? टॉलेन रीजेंट। इसकी एक ऑक्सीजन इसके साथ में ऐड हो जाती है तो बनता है ग्लूकोनिक अम्ल। ये बन गया आपका ग्लूकोनिक अम्ल। और सिल्वर 2Ag यानी कि कैसा? ब्लैक रिड्यूस हो जाता है, अपचयित हो जाता है। इसे मिरर भी कहते हैं, सिल्वर मिरर भी बोलते हैं। ये सिल्वर मिरर भी है। रजत दर्पण का निर्माण ऐसे होता है, बता देते हैं आपको कैसे। ग्लूकोज को लेंगे, ग्लूकोज को एक बड़े से मतलब है बर्तन में भरकर उसमें टॉलेन अभिकर्मक डालेंगे। ऐसे लिख सकते हो टॉलेन अभिकर्मक को, यहाँ ऑक्सीजन नहीं दिखती, अमोनिया रिलीज होती है, तब एक ऑक्सीजन दिखती है, ठीक है। तो टॉलेन अभिकर्मक को लेते हैं। टॉलेन अभिकर्मक को हम क्या करते हैं? गर्म करने के बाद कुछ समय के लिए एक बड़े से पात्र में, जैसे बड़ी सी थाली जैसी होती है, उसमें रख देते हैं, ऊपर से उससे बड़े पात्र से ढक देते हैं। कुछ घंटों बाद जब वो विलयन ठंडा जाता है, जिस ग्लूकोज को टॉलेन अभिकर्मक के साथ गर्म करने पर, तो इस विलयन पर एक परत जम जाती है, जिसको बड़ी सावधानी से विलयन से हटाकर किसी भी स्थान पर धूप में सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो ब्लैक सिल्वर होता है। विलयन का रंग काला जरूर प्राप्त होता है और इसे हम सिल्वर मिरर भी कहते हैं। दूसरा परीक्षण, ये परीक्षण भी हैं। क्या है? परीक्षण, ग्लूकोज के परीक्षण, यानी कि टॉलेन अभिकर्मक को ग्लूकोज के साथ गर्म करते हैं तो ब्लैक सिल्वर अवक्षेपित हो जाता है। नंबर दूसरा। अब हम नंबर 2 करेंगे फेलिंग रीजेंट। क्या होगा? फेलिंग रीजेंट यानी कि अभिकर्मक। इसको रब कर देते हैं, ऊपर से ही लिखते हैं, यहां पर जगह नहीं बचेगी, इसको यहां से हटाते हैं। ये तो काला अवक्षेप प्राप्त हो गया। अब दूसरा लिखते हैं फेलिंग अभिकर्मक। नंबर अगला CuO, ये होता है फेलिंग अभिकर्मक, कॉपर ऑक्साइड। फेलिंग अभिकर्मक द्वारा, तो ये CuO। इस समय कॉपर की बैलेंसी 2, इसकी -2 है। ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? कॉपर की 2। जब इसके आगे हम 2 का मल्टीपल करते तो एक ऑक्सीजन इसके साथ चला जाता है और ये Cu2O। इस कंडीशन में अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी बची है? देख लो, +1 बची और यहाँ -2, क्योंकि 2 एकन 2 और -2 तभी 2 हो गए। इसका हो गया अपचयन और ये देता है रेड PPT यानी कि लाल प्रेसिपिटेट, लाल रंग का अवक्षेपण। और ये बना देता है, ये ऑक्सीजन जब ट्रांसफर होती है इसको बना देता है COOH यानी कि ग्लूकोनिक अम्ल। ग्लूकोनिक अम्ल ये भी बन गया। और कैसा परीक्षण में देता है? रेड PPT, लाल रंग का प्रेसिपिटेट देता है ना आसान। वैसे ही आपको चक्कर में गोल मोल घुमा घुमा कर बताते हैं, आपके बात समझ में नहीं आती है। और कितना इजी होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर पहले 2 था क्योंकि पहले डबल बॉन्ड बना था। और ये एक डी ब्लॉक का अपवाद भी है, डी ब्लॉक में हमने ये बताया भी था। डी ब्लॉक में अगर नहीं समझ में आती है ये बात तो डी ब्लॉक के चैप्टर में जाए। और हमने बताया कि कॉपर एक अपवाद है, कभी वो उत्तेजित अवस्था में 2 ऑक्सीडेशन नंबर लेता है, कभी 1 लेता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन फुदकता रहता है। तो चलिए अब नेक्स्ट अपक्रिया बताते हैं। इसको रब कर देते हैं ऊपर से और डायरेक्ट अपक्रियाएं लिखते हैं। 2 ही अपक्रिया रह गई हैं आपके लिए, जिसमें आपको करना है हाइड्रोक्सिल अमीन से अपक्रिया और
फेनिल हाइड्रोजीन से अपक्रिया। तो सबसे पहले अगली अपक्रिया जो भी नंबर हो NH2OH से अपक्रिया, ये है आपका हाइड्रोक्सी अमीन से अपक्रिया। तो ग्लूकोज के में हम लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड O और CHOH का होल 4 और यहाँ पर लिख देते हैं CH2OH। अब क्रिया कराते हैं NH2OH से हाइड्रोक्सी अमीन, इसका नाम है हाइड्रोक्सी अमीन। ये इसके साथ में गर्म करते हैं तो ये जल निकाल देता है, बचा क्या NOH। तो यहीं एल्डिहाइड के डबल बॉन्ड से NOH जुड़ जाता है और सेम जब लिखते हैं तो इसका एक नया नाम बन जाता है OH। और ये क्या बन गया आपका, यहां पर बन जाएगा OH, ये इतना ही रहेगा। इसका नाम है ग्लूकोज ऑक्सिम, नहीं हाइड्रोजीन है, हाँ ऑक्सिम बनेगा। हाइड्रोक्सिल अमीन है तो ये ऑक्सिम में बदल जाता है, ऑक्सिम। ये क्या बन गया, ग्लूकोज ऑक्सिम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है कि ग्लूकोज से मतलब है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज ऑक्सिम कैसे प्राप्त करेंगे। तो ग्लूकोज की अपक्रिया हम कराते हैं किसके साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ। तो हाइड्रोलिसिस होने के बाद यानी कि डिहाइड्रेशन होने के बाद में आपको ग्लूकोज ऑक्सिम प्राप्त हो जाता है। यही ग्लूकोज ऑक्सिम, इसने ये जो हाइड्रोक्सिल अमीन था वो ऑक्सिम में चेंज हो जाता है। अब ग्लूकोसोजोन बनाना है, तो ग्लूकोसोजोन मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। ये आपको आएगी जब भी 3 नंबर से अपक्रिया कम नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये 3 स्टेपों में होनी है। तो लिखेंगे C6H5NH और NH2, इसका नाम है फेनिल हाइड्रोजीन से अभिक्रिया। तो हमें यह लिख देंगे कि ग्लूकोसोजोन का निर्माण। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्लूकोज की अपक्रिया एक बार कराएंगे, ये लिख लिया OH और यहां पर CHOH का होल थ्राइज लिखेंगे। देखो ये चौथा हमने ओपन कर लिया, इसकी जरूरत पड़ेगी ग्लूकोसोजोन बनाने के लिए। तो यहां पर हमारा बन जाता है CH2OH। सबसे पहली बार एक बार अपक्रिया कराओ आप फेनिल हाइड्रोजीन की, तो लिखो NH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C6H5 हो गया। तब ये हमने फेनिल हाइड्रोजीन की अपक्रिया करा रहे, तो ये क्या निकल जाएगा H2O। तो जो फंक्शन बचा उसको यहां लिख दो। तो CH डबल बॉन्ड N बचा, फिर उसके बाद में जुड़ा है NH, फिर जुड़ा है आपका C6H5, फिर आपका आगे जुड़ा है CHOH, फिर आगे CHOH का होल थ्राइज और CH2OH। ये आपका बन गया ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजीन, इसका नाम है ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजीन। ये बन गया ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजीन। और हमें बनाना है ग्लूकोसोजोन। तो इस ग्लूकोसोजोन की अपक्रिया, ग्लूकोज फेनिल हाइड्रोजीन की अपक्रिया पुनः हम कराएंगे फेनिल हाइड्रोजीन के साथ। तो उस चीज को दोबारा लिखेंगे, बोर्ड में बड़ा लिख रहे हैं तो इसको रब करना पड़ेगा आपको। तो चलिए रब करते हैं, आ जाते हैं, दोबारा उठाकर लाते हैं इसको पूरा। CH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C6H5, आगे लिखते हैं C। और इस फंक्शन को हम थोड़ा इस तरीके से लिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन को हम यहां ले लें और एक OH लिखा तो वही है CHOH, तो ये CHOH ही लिखा है। इस हाइड्रोजन का थोड़ा दूर ले लेते हैं, बाकी ये लिखते हैं हम CHOH का होल थ्राइज और CH2
OH, ये लिख गया। चलिए ये पूरा हमने उतार लिया इस तरफ। अब इसकी अपक्रिया पुनः फेनिल हाइड्रोजीन से कराएंगे और 2 अणु लेंगे, कम से कम 2 अणु। चलिए तो लिखते हैं C, उल्टा लिखते हैं, उल्टा लिखेंगे। NH2 पहले लिखिए, फिर NH लिखिए, फिर लिखिए C6H5, एक ले लिया। दोबारा एक बार और लीजिए, NH2 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C6H5। अब आ जाती है मेन लाइन। यहां ये NH यहां से अगर बॉन्ड क्रैश कर दे, क्या कर दे, NH, और इसके दोनों हाइड्रोजन इस NH के साथ चले जाएं तो क्या बन जाती, NH3। तो आपका सबसे पहला कंपाउंड बनेगा -NH3, यहां लिख देते हैं एरो के नीचे -NH3। बचा क्या, C6H5NH2, यानी कि एनिलीन निकल गया, C6H5NH2, एनिलीन भी बाहर हो गया। अब बचा क्या, अब बचा एक पूरा फेनिल हाइड्रोजीन। ये फेनिल हाइड्रोजीन के 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को तोड़ देंगे तो आपका बन जाएगा माइनस का H2O। देखते रहिए ध्यान से कि ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन को, ये डबल बॉन्ड बचे हैं तो ये डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन यहीं जुड़ेगा तो बन जाएगा CH डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड NH C6H5, आगे C डबल बॉन्ड, अब बचा क्या, N NH C6H5, N NH C6H5। आगे बढ़ते हैं तो क्या है, CHOH का होल थ्राइज, तो इसको लिख देंगे CHOH का होल थ्राइज और नीचे लिखेंगे CH2OH। तो ये फंक्शन जब माइनस हो गए, निकल गए, तो ये बन गया आपका ग्लूकोसोजोन। तो ये होते हैं ग्लूकोज का विन्यास हो गया और इसकी अपक्रियाएं हो गई। अब हम बताते हैं ग्लूकोज के उपयोग क्या होते हैं। ग्लूकोज का एक जो संरचना होती है वो एक क्रिस्टलाइन होती है, यानी कि क्रिस्टलीय जैसी होती है, और ये तत्काल एनर्जी देने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो हम इसके मिश्रण भी पीते हैं, दुर्बल रोगियों का लिए इसका उपयोग होता है। बहुत से ऐसे कमजोर व्यक्ति होते हैं जिनको ग्लूकोज दिया जाता है। तो ये होती है ग्लूकोज की अपक्रियाएं। ऐसे ही समान बिल्कुल सेम अपक्रियाएं होती हैं फ्रक्टोज की, बस संरचना भिन्न होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको कुछ देर के लिए संरचना बताएंगे और फिर प्रोटीन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि इसके बाद आपका टॉपिक चलेगा प्रोटीन। कैसा लगा हमारा ये वीडियो, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में। बस 2 ही वीडियो, एक प्रोटीन का बनाएंगे और DNA RNA का एक वीडियो बनाएंगे और पूरा सिलेबस दी एंड हो जाएगा और जल्दी से स्टार्ट करते हैं आपका अनसॉल्व पेपर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।